गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी शानदार वाली लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें पूरा फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर बिल्कुल लास्ट चैप्टर तक हर एक चीज, साथ ही साथ में आप लोग कैसे जेई में अपने मार्क्स को प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए क्लास में ला रहा हूं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी 16th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट की 16th क्लास। इसमें हम देखेंगे गॉसेस थ्योरम को। तो गॉसेस थ्योरम क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत। ओके स्टूडेंट, तो अब यहां पर हम स्टडी करेंगे भैया, किस चीज की स्टडी करेंगे? गॉसेस थ्योरम। सबसे पहले हम यहां पर एक छोटा सा एक सिस्टम देख लेते हैं गॉसेस थ्योरम का। हम यहां पर देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है गॉसेस थ्योरम का। तो वो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। यहां पर मैं इसके ऊपर गौर करवाना चाहूंगा कि यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस। तो ये अगर आप लोगों से थोड़ा सा कहीं पर पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लिमिटेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन क्या है कि गॉसेस थ्योरम एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये है परमिटिविटी। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं ना, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। यानी इसको अगर हम इसका डायरेक्ट अगर मैं इसका फॉर्म लिखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉसेस थ्योरम ये बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी सरफेस से अगर वो लिंक हो रहा है तो वो उसके अंदर प्रेजेंट जो चार्ज है उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो दैट इज गॉस थ्योरम। अच्छा, अब इस गॉस थ्योरम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए इसे मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये है, यानी किसी भी सरफेस से, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ये एक अनइवन कोई सरफेस है, यहां पर चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड का मतलब कभी भी हम इस सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। गॉसेस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर यहां से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। अब ये कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस लिंक हो रही है इस सरफेस से, वो है फाई। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? तो इसके अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है तो वो चार्ज है Q। इस चार्ज Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये है स्टूडेंट गॉस थ्योरम। ठीक है, अब हालांकि हम लोगों को गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं और गॉस थ्योरम का सबसे पहले बात प्रूफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस चैप्टर से। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इस गॉस थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। फिर से स्टेटमेंट याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हेलो जी। छुट्टी है क्या? हाँ, आज सिर्फ आज के लिए 10th क्लास की छुट्टी, मंडे से सेम टाइम है ना। कौन बोल रहा है? मैं चाची बोल रही हूँ। 2 दिन से बोल रहा है कि सर ने छुट्टी दी, मुझे सर छुट्टी दे ही सकते। नहीं, वो मुझे बाहर जाना था यार, इसलिए सिर्फ 10th वालों की जय। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये है। अब भाई इसी का प्रूफ भी करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर सर ये गॉस थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं?
तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत इजीली वे में, बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ऐसी चीजों का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान नहीं होता है। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसका हम थोड़े से, तो क्या है कि गॉसेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट कंडीशंस या हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है गॉस थ्योरम की, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस थ्योरम। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रू फॉर ओनली, ठीक है, ट्रू फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बार बार इसके स्टेटमेंट में भी है कि गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, यानी जहां से स्टार्ट करा वहीं से वापस पूरी सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज ऑल द चार्जेस शुड बी इनसाइड द सरफेस। हमेशा हर एक चार्ज सरफेस के इनसाइड होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों, थोड़ा सा देखिए, एक इमेजिनेशन कीजिएगा। जैसे हमारे पास में ये सेकेंड पॉइंट को मैं समझा रहा हूं, है ना, तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमने देखा कि सर ये हमने एक सरफेस बनी, ठीक है। अब सरफेस के यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, भैया चार्ज यहां पर इसके बाहर है। अच्छा, अगर ये इसके बाहर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ होगा। अब सोचिए इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से अगर आप देखोगे तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इनसाइड, भाई अंदर जा रहा है। ठीक है, कैसा है, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, ये है इनसाइड यानी अंदर जा रहा है। और इस सरफेस से देखेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से क्या हो रहा है, ये कहां पर जा रहा है, आउटसाइड। अब यहां से अब अगर इसको क्वांटिटी वाइज देखें तो सर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है। इसका मतलब अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले का टोटल, आप किसी को भी अगर आउटसाइड को पॉजिटिव मान रहे हो तो इनसाइड को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और इसको टोटल अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए गॉस थ्योरम में चार्ज कभी बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। देखिए अगर चार्ज अंदर होता तो क्या बेनिफिट होता, कि जैसे चार्ज अगर इसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से भी बाहर निकलेगा और इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा, केवल आउटसाइड वाला जो बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनाता है अपना चारों तरफ बाहर की तरफ बनाता है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारा बस अंदर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इसीलिए इस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्रिएट चार्ज करेगा और चार्ज हमेशा सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, चार्ज आउटसाइड। अब देखिए थर्ड पॉइंट को हालांकि मैंने यहां पर समझा दिया, अगर कोई चार्ज आउटसाइड है, चार्ज आउटसाइड मेक दी फ्लक्स, भाई फ्लक्स तो बनाएगा, अगर कोई चार्ज है, अगर इनसाइड है तो वो भी फ्लक्स बनाएगा, आउटसाइड है तो वो भी फ्लक्स बनाएगा। लेकिन जो आउटसाइड फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज। अगर आउटसाइड वाला है तो इस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो, और अगर इनसाइड है तो हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बेसिकली उसी का हम बोल सकते हैं कि उसी को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके बताया है। नाउ फोर्थ पॉइंट, यूज द गॉस थ्योरम विथ सिमेट्रिकल सरफेस। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर ये सिमेट्रिकल, यानी जब भी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हम सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। अच्छा, सिमेट्रिकल सरफेस सर किस टाइप की, एक ऐसी सरफेस लेंगे जो हम जानते हैं, जैसे एक चार्ज है, तो अब एक ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज सॉरी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ मैं ऐसी सरफेस नहीं लूंगा, ठीक है, सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। सिमेट्रिकल सरफेस लेने का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ मैं ऐसी सरफेस लूंगा जो एक जैसी सिमेट्रिसिटी बताती हो। जैसे हम इसके चारों तरफ एक स्फीयर लेंगे, एक क्यूब लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, और ऐसी चीजें जिसे हम जिस सरफेस को हम जानते भी हैं। ठीक है, और ज्यादा इसको डिटेल में जब हम इसके एप्लीकेशंस को करेंगे तो वहां पर इस सिमेट्रिकल सरफेस को और अच्छे से मैं डिफाइन करके बताऊंगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, गॉस थ्योरम डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ।
अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, गॉस थ्योरम भी किसके ऊपर डिपेंड है? इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड है। सर कैसे? यहां पर 1/r² तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही अपन इसका प्रूफ करेंगे तो वहां पर मैं इस बात को प्रूफ करके बताऊंगा। हाँ, अगर एग्जाम में हम लोगों से कभी गलती से पूछा जाए कि प्रूव दैट गॉस थ्योरम इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ, तब भी हम लोगों को गॉस थ्योरम को ही प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि गॉस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करना है अपने को गॉस थ्योरम को। चलिए, तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी हम सबसे पहले तो कुछ सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, मानते हैं, समझते हैं, जानिएगा। ठीक है, सारी चीजें। अब वो सिमेट्रिकल वाला हिस्सा जो मैंने बताया था ना कि सरफेस जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए। चलिए, अच्छा, उससे रिलेटेड एक चीज और मुझे आप लोगों को बताना है, या बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E का फॉर्मूला याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा था, यही था, या फिर E a cos थीटा था। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसका एक बहुत बढ़िया वाला न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था। अब सर E ds cos थीटा, अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूमिका निभाएगी। सिमेट्रिकल सरफेस होने के लिए ये थीटा जिम्मेदार है। सर कैसे जिम्मेदार है, आइए इसे समझते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक कंसीडर करता हूं, ठीक है, मैंने एक कंसीडर करा एक चार्ज, और वो चार्ज मैंने कंसीडर करा एक पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज है जैसे यहां पर। ठीक है, वो पॉइंट चार्ज है यहां पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट चार्ज। अब ये वाला पॉइंट चार्ज जनरली हम इसको कौन सा चार्ज मान रहे? प्लस क्यू। ठीक है, तो हमने एक चार्ज कंसीडर करा प्लस क्यू, और ऑब्वियस सी बात है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो बिल्कुल अपने चारों तरफ आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे एक सरफेस क्रिएट करना पड़ेगी, एक सरफेस। अब समझिए, वो सरफेस सर रियलिटी में होगी क्या? नहीं, हम उस सरफेस को इमेजिन करेंगे। अब इमेजिन इस तरीके से करेंगे कि वो सरफेस जो है इस चार्ज के अलोंग सिमेट्रिकल होना चाहिए, या हम इसे दूसरे भाषा में अगर बोले तो ये एंगल बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब एक चीज समझिएगा कि अगर मैं इसके चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस, एक क्यूब मान लूं, स्टूडेंट्स समझिएगा, एक इसके चारों तरफ अगर मैं क्यूब को कंसीडर करूं, तो अब हमारे पास में क्या होगा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहां से एक स्मॉल सरफेस, अब ध्यान से सारी चीजों को देखते जाइएगा कि सर ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला हिस्सा हम देखेंगे कि सर हमको एक छोटी सी सरफेस, तो एक छोटी सी सरफेस यहां पर वो मैंने कंसीडर करा। ठीक है, ये छोटी सी सरफेस हमने यहां पर ये वाली ds का कैलकुलेट। अच्छा सर, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर हम जानते हैं, मैंने बताया था किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, हमेशा जैसे ये क्लोज सरफेस है हमेशा आउटवर्ड, जैसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, सारे इस तरीके से बाहर निकलते हुए हम एरिया वेक्टर्स मानेंगे। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये वाला होगा। अच्छा, अभी यहां पर थीटा कितना होगा स्टूडेंट? तो थीटा यहां पर 0 होगा। ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है ना कि सर इस ds और इस E के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर यहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा E। अच्छा, अब इस सरफेस के लिए यहां पर ds कितना होगा? तो यहां पर ds, इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही जाएगा भाई, हम पेन रखेंगे ना, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सर इस पूरी सरफेस पे हम कहीं पर भी इस तरीके से देखेंगे तो नॉर्मल आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेगा। अब यहां पर एंगल कुछ बनते हुए दिख रहा है, सर एंगल कुछ बनते हुए दिख रहा है, मतलब इस बार कुछ एंगल की वैल्यू अलग है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा और अगर यहां पर जाऊं, तो सर यहां पर अब एंगल ये अलग हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यही कि सर ये जो एंगल है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए।
अब सर ये तो बार बार चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर 0 था, फिर यहां पर थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री का एंगल, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते हैं। हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे हम इस डीएस की लोकेशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे आप लोग क्या देखोगे कि सर एंगल चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज हो रहा है तो हमारे पास में एक बार इस पूरे फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा 0 के लिए, फिर 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, फिर 3 डिग्री के लिए, फिर 4 डिग्री के लिए। हर एक पॉइंट पर एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सीधी सी बात अगर मैं बोलूं कि कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। अब सबसे पहले, अब सर ऐसी गलती क्यों हो रही है? तो ऐसी गलती हो रही है हमारे वो गलत सरफेस सिलेक्शन की वजह से। अगर हमने यहां पर इस टाइप के सरफेस को सिलेक्ट किया तो प्रॉब्लम है। बोले सर तो फिर किस टाइप की सरफेस को हम माने, या किस टाइप की सरफेस को हम सिलेक्ट करें? तो चलिए अब दूसरे एक सरफेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा फिर से, ये हमारे पास में कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स? तो ये है हमारे पास में वही प्लस क्यू चार्ज। अब इसके चारों तरफ मैं एक सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मैं एक सरफेस क्रिएट कर रहा हूं, ये वाला, थोड़ा सा ऐसा, ये, ताकि इसके सेंटर पे हो इस तरीके से, ठीक है। अब सोचिए कि सर ये मैंने एक सरफेस, अब याद रखिए कि ये सरफेस की बात कर रहे थे, सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कि चार्ज रखा, उसके चारों तरफ अपन ने एक स्फीयर कंसीडर करा। अभी इसके पिछले केस में क्यूब कंसीडर करा था, जिसकी वजह से, जिसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा था, ठीक है, तो हम यही नहीं चाहते थे। अब यहां पर एक इमेजिनेशन कीजिए कि सर अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, ये, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डीएस, तो एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट हम कट करेंगे, एक छोटी सी सरफेस कट करेंगे, और वो छोटी सी सरफेस ये वाली। सर इस डीएस का एरिया वेक्टर किधर होगा? ये होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक स्फीयर है, स्फीयर पे एरिया वेक्टर यहां पर, ऊपर का एरिया वेक्टर यहां पर, हर बार सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे, तो इस तरह होगा। अच्छा, इस केस में यहां पर एंगल, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरी चीज, सर अगर मैं यहां पर ऐसे मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ, अब इसका एरिया वेक्टर अगर हम देखेंगे तो यहां पर फिर से इसका एरिया वेक्टर ये, अच्छा, फिर से इसका एरिया वेक्टर डीएस, फिर से एंगल कितना होगा? 0। यानी अब मैं हर बार यहां पर देखूंगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, डीएस इधर, हर बार एंगल कैसा हो रहा है? एक जैसा। तो स्टूडेंट्स, हमारी गॉस थ्योरम को अप्लाई करने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि हम एक ऐसी सरफेस का सिलेक्शन करेंगे जहां पर थीटा चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, या फिर बोले सर ऐसा आगे चल के हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि थीटा हर बार हम ऐसी सरफेस, लेकिन अब हम ये भी मान सकते हैं कि थीटा अगर चेंज हो रहा हो तो पूरी सरफेस पे चाहे 2 बार चेंज हो रहा हो, चाहे 3 बार चेंज हो रहा हो, चाहे 10 बार चेंज हो रहा हो, एक इतनी कि जो हमारे रिक्वायर्ड, यानी जैसे हम 10 बार भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो 10 बार चेंज हो रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा हो। अब हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा हो तो 1 करोड़ पॉइंट्स लेंगे तो 1 करोड़ बार चेंज हो रहा है, तब वहां पर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसीलिए इस थीटा को चेंज करने के लिए हम एक ऐसी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो हर बार कैसी हो, थीटा की वैल्यू को सेम रिप्रेजेंट करे, और सेम रिप्रेजेंट करे, इसीलिए ऐसी सरफेस को हम जब भी लेते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम या हर बार ही एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाती है। तो अब वो पॉइंट का मीनिंग यहां पर आपको इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आया होगा, ये वाला, कि सिमेट्रिकल सरफेस होना क्यों रिक्वायरमेंट है। ताकि हम सिमेट्रिकल सरफेस इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि एंगल बार बार चेंज नहीं हो और हमारा कैलकुलेशन बहुत इजीली वे में चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसे ही हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी बनाते हैं। अच्छा, अब थ्योरी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बाकी के दूसरे हिस्से को हटा देता हूं, जैसे मुझे सिर्फ ये यहां तक इतने की जरूरत है। चलिए तो इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट भी, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं, एक ये पॉइंट है P।
इस सर्कल की, या सॉरी इस सर्कल बोल दिया मैंने, इस स्फेयर की रेडियस, तो इस स्फेयर की रेडियस हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं, वो है कैपिटल आर। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। थ्योरी समझते हैं। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन अ स्पेस, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव वाला, जो स्पेस में रखा हुआ है, खाली जगह में रखा हुआ है, जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, और कैसे बनाएगा, आउटवर्ड, बाहर निकलते हुए। नाउ अब हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, और वो पॉइंट कहां है स्टूडेंट्स, यहां पर, ठीक है। तो अ पॉइंट P प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फॉर दिस चार्ज, एक पॉइंट P है वो इस चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, प्लेस्ड। नाउ वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, और वो कितना होगा, तो वो होगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, Q बाय आर स्क्वायर पे मतलब r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका हमने फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब अगली चीज, अब अगर हम गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तो भाई गॉस थ्योरम के लिए हमें एक सरफेस कंसीडर करना पड़े, और वो सरफेस हमने किस तरीके से कंसीडर करी, तो वो कंसीडर करी हमने इस चार्ज के चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करी। तो चलिए अब उसकी थ्योरी लिखते हैं। चलिए ये हमने जो सरफेस कंसीडर करा है उसके बारे में लिखा, क्या है, वी इमेजिन, एक कल्पना करते हैं, वी इमेजिन अ स्फेरिकल सरफेस अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, और स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस हैविंग रेडियस r, इसकी रेडियस r है, एंड प्लस q चार्ज कहां पर प्लेस्ड है, इसके सेंटर पे। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से पॉइंट P प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ स्फीयर, पॉइंट P कहां पहुंच जाएगा, उसके सरफेस पे, ठीक है। अब हम यहां पर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा स्मॉल सरफेस कट करते हैं, ठीक है, और वो छोटा सा स्मॉल सरफेस क्या होगा, ds। अब इस ds से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक है, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with small surface ds, ठीक है। अब स्मॉल सरफेस ds, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो होगा d फाई, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, E ds cos थीटा। अब स्टूडेंट्स हम यहां जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, हर एक पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 0 होगी, देन cos 0 इज इक्वल टू 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा। यानी अब हम फाइनल वाला हिस्सा यहां पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे अब ऊपर कर देता हूं यहां तक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से सारी चीजों को देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी फाई ईडीएस के बराबर। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर होल सरफेस, पूरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो चलिए पूरी सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा
वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कंसीडर कर लेते हैं कि फाई ई, और हमको क्या करना होगा इसका इंटीग्रेशन। भाई पूरी सरफेस की वजह से देख रहे हैं ना, तो अब देखिए इमेजिन कीजिएगा कि सर यहां पर सबसे पहले ये छोटा सा डीएस यहां माना, यहां माना, यहां माना, यहां माना। इमेजिन कीजिए जैसे फुटबॉल होती है ना हमारे पास, बिल्कुल, तो फुटबॉल के जो पेंटागोन के पेचेस होते हैं, तो जैसे एक पेचेस को आपने डीएस माना, फिर दूसरे साइड के, तीसरे साइड के, चौथे साइड के सारे पेचेस को आप इकट्ठा करते करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, वो पूरा उस स्फीयर की क्या बन जाएगी? सरफेस। यानी अब हमें उसको इंटीग्रेशन करना है, और यहां पर ये इंटीग्रेशन कौन सा होगा? ये सिंबल किसको बताता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब जहां से शुरू करे हैं वहीं पर घूम फिर के हमें वापस आना है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा। अब यहां पर स्टूडेंट सारी चीजों को देखते जाइएगा कि क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। हाँ, हमने इसको निकाल चुके हैं। वो कितना होगा? 1/4πε0 Q/r²। अब स्टूडेंट्स यहां पर बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा कि अब हमें इंटीग्रेशन डीएस की तरह होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर, तो वो तो एज इट इज। अब इंटीग्रेशन इस डीएस का होगा, तो वो डीएस का इंटीग्रेशन, यानी सोचिए ना कि सारे उन पैचेस को इकट्ठा करते जाएंगे तो वो मुझे एक स्फीयर की सरफेस देगा। यानी ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा किसके? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। स्फीयर के सरफेस एरिया, और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 4πr²। ठीक है, यानी यहां पर इस स्टेप में इस 5ds की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? दैट इज 4πr²। अब बस कैंसल कैंसल, ये 4π से 4π कैंसल, r² से r² कैंसल, क्या बचा है इधर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। तो यही तो थी हमारे पास गॉस थ्योरम। आई सभी को बहुत अच्छे से समझ में कि कैसे हमने गॉस थ्योरम को कैलकुलेट किया। तो क्या है? दिस इज दी गॉस थ्योरम। यही हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स? गॉस थ्योरम। अब एक और चीज, वहां पर एक पिछले स्लाइड पे देखिएगा, एक पॉइंट था हमारे पास में। ये पॉइंट था कि गॉस थ्योरम डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब यहां पर अपन समझ सकते हैं कि सर गॉस थ्योरम इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हमने इस गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इस फॉर्मूले से निकाले, और इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ का यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर जो उसकी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए गॉस थ्योरम भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये थी हमारे पास में स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ समझ में आई होगी कि गॉस थ्योरम क्या है, इसे कैसे हम देखते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास में गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में यहां पर मैंने आप लोगों को पूरा बताया कि गॉस थ्योरम क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को लेकर। तो कैसे लग रहा है दोस्तों ये आप लोगों को वीडियोस? अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के, अपने स्कूल्स ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।